हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द लोकस ऑफ द सेंटर अल्फा कॉमा बीटा बीटा ग्रेटर देन 0 ऑफ द सर्कल विच टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 1 externally and also touches the x-axis be L. Then the area bounded by L and the line y equal to 4 is 4 options. ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते में क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, इस सेंटर का लोकस लिखना है सच दैट कि ये एक सर्कल इस गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच करे और इस सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच कर जाए। जो भी लोकस आएगा उसका नाम इसने एल डिफाइन कर दिया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि एल का और y इक्वल टू 4 को अगर हम ड्रॉ करें तो उससे एरिया क्या बाउंड हो रहा है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या एरिया बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि लोकस का मतलब क्या है। ये जो वर्ड लोकस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर का पाथ निकालना है। अल्फा कॉमा बीटा सेंटर क्वेश्चन ने डिफाइन कर रखा है और वो सर्कल इस गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी छू रहा है। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली देखते हैं भाई हो क्या रहा है। तो पहले गिवन सर्कल बना लेते हैं। गिवन सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर इस सर्कल है तो उसका सेंटर और रेडियस डिफाइन करना ज़रूरी है। तो सेंटर है 0,1 और रेडियस कितना है इसका 1। तो एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस मैचिंग है। तो ज्योमेट्रिकली इसकी बड़ी अच्छी इंप्लीकेशन है, वो देखते हैं क्या है। वो ड्रॉ करोगे तो खुद ही आइडिया लग जाएगा क्या इंप्लीकेशन होती है कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस मैच कर जाते हैं। तो सेंटर है 0,1 वाई एक्सिस के ऊपर है और रेडियस 1 है, तो ये डिस्टेंस भी 1 है। तो इसका मतलब हो गया ये सर्कल एक्स एक्सिस को छूता हुआ निकल रहा होगा और बड़े अच्छे पॉइंट पे छू रहा होगा ओरिजिन पे, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 था, रेडियस ही था। ठीक है, तो वैसे अगर जनरल इम्प्लीकेशन बोलें कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट और रेडियस अगर मैच करता है तो जनरल इम्प्लीकेशन है सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अब वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है वो तो सर्कल की इक्वेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई कि सर्कल जो बनाया है हमने वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वो कह रहा है कि एक सर्कल ऐसा बनाओ कि वो इस सर्कल को टच करे और एक्स एक्सिस को भी टच करे। तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं, तभी तो लोकस का सवाल बना, क्योंकि सर्कल फिक्स ही नहीं है। तो वन ऑफ द पॉसिबल सर्कल ये। ठीक है, इसने इस सर्कल को एक्सटर्नली टच किया और एक्स एक्सिस को भी टच कर दिया। हो सकता है सर्कल ऐसे बना होता। अब मैं एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों बना रहा हूँ सर्कल, सारे नीचे भी बना सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में जो बीटा दे रखा है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे बीटा ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो बीटा ग्रेटर देन 0 होने का क्या मतलब है कि सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इसका मतलब हो गया कि सेंटर सर्कल का अपने को ड्रॉ करना है वो एक्स एक्सिस के अबव है। अबव होने का मतलब हो गया या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना या सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर है, तो तभी सर्कल मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि भाई ये सर्कल ये भी पॉसिबल है, ऐसा बना सकते थे, इधर बन सकता था ऐसे, और इधर ऐसे बड़ा बन सकता था। ऐसे कितने सर्कल बना लो, तभी तो लोकस का सवाल बन रहा है। जब तक सेंटर मूव नहीं करेगा, सेंटर अगर फिक्स होगा तो लोकस का मतलब नहीं बनता। भाई लोकस कब होता है, जब पॉइंट मूव कर रहा हो। तो मेरे को इन सारे सर्कल्स के सेंटर का लोकस चाहिए था। लोकस बोले तो अगर मैं ये अलग अलग सर्कल्स बना रहा हूँ तो ये सेंटर किस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो मैं सारे सेंटर्स को अगर फ्री हैंड से ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो मेरे को एक ऐसा पाथ बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इस सारे सर्कल्स का सेंटर का लोकस है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है एल है। ठीक है, तो खैर मेरे को तो ये विजुअल एड की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई लोकस का मतलब क्या है, चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, पाथ कैसे ट्रेस हो रहा है। ठीक है, सिर्फ विजुअल एड था। इसको अपने को एंट्रेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को लोकस मैथमेटिकली चाहिए होता है कि इस पाथ की क्या इक्वेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो निकालना होता है। अपने को डायग्राम से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखते हैं कि वो कैसे अपन डिराइव करते हैं। ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अंडरस्टैंडिंग अगर बेटर होती है तो चीज़ें सोचने का
तरीका बिल्कुल बदल जाता है और हम एक रैशनल वे में सोच पाते हैं, एक ढंग के तरीके पे सोच पाते हैं, रेक्टिफिकेशन से बच जाते हैं। ठीक है, तो दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है। तो ये अपना आ गया गिवन सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर का नाम दे देते हैं C1। तो C1 के कोऑर्डिनेट्स हमने ऊपर लिखे ही थे, गिवन सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है 0,1। इसके रेडियस को R1 नाम दे देते हैं। तो R1 कितना है 1। ठीक है, अब जो हमने ऊपर बहुत सारे सर्कल्स पॉसिबल थे वो बनाए थे, उसमें से कोई एक सर्कल बना लो, ऐसे बना लो। ठीक है, सिर्फ एक ही सर्कल बना लो, कोई ज़रूरत नहीं है पाथ सोचने की, वो इक्वेशन खुद से बताएगी, मैथमेटिक्स खुद से बताएगा, अपना दिमाग ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है, कि पाथ कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, वो कुछ नहीं सोचना, वो मैथमेटिक्स सब कुछ करवा देगी। ठीक है, तो इसके सर्कल के सेंटर का नाम दे दो C2। तो C2 के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में अल्फा कॉमा बीटा लिखे हुए हैं और बीटा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब अपने को मैथमेटिकली दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। फर्स्ट कि ये सेंटर C2 वाला सर्कल एक्स एक्सिस को छू जाए और इस गिवन सर्कल को भी बाहर से छू जाए, एक्सटर्नली छू जाए, जो कि हमने डायग्राम में बनाया। मतलब डायग्राम को अपने को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, अपने को ये करना है। तो सबसे पहले इसको एक्स एक्सिस को छुआ देते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस को छुएगा तो ये जो है वो रेडियस R2 होना चाहिए। और ये क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसके सेंटर कोऑर्डिनेट्स को अल्फा कॉमा बीटा डिफाइन कर रहा हूँ तो इस केस में ये जो है ये डिस्टेंस रेडियस, ये y कोऑर्डिनेट तो है इसका बीटा। तो R2 यहाँ पे अपने को वैसे मॉड बीटा लिखना चाहिए था, क्योंकि अगर सर्कल नीचे भी बनता तो मॉड लिखना ज़रूरी हो जाता है, मगर क्वेश्चन ने बीटा ग्रेटर देन 0 लिखा था, तो इस मॉड की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रेडियस हो गया बीटा। और जैसे ही हमने ये लिख दिया, मैथमेटिकली हमने ये इंश्योर कर दिया कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। ठीक बात है भाई। तो हमने एक कंडीशन तो मैथमेटिकली फुलफिल करा दी, जैसे हमने R2 को डिफाइन कर दिया बीटा, इसने सर्कल ने एक्स एक्सिस को छू दिया। ठीक है, अब मेरे को मैथमेटिकली एक चीज़ और इंश्योर करानी है कि इन दोनों सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कराना है। तो बड़ा आसान होता है, दो सर्कल्स जब एक्सटर्नली जब टच करते हैं तो इनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है C, जिसको हम C1 C2 बोलते हैं, वो किसके इक्वल आना चाहिए, R1 प्लस R2। तो ये मैथमेटिकली इंश्योर करिए कंडीशन कि ये दोनों सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन में। तो C1 C2 का मतलब है सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस। C1 है ये 0,1, C2 है अल्फा कॉमा बीटा। तो इन दोनों के बीच में भाई डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस लिख दो। तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर का रूट में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। R1 कितना है 1, R2 हमने बीटा डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वेयरिंग करोगे तो भाई क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 स्क्वायर को ओपन करोगे तो बन जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बीटा इक्वल टू RHS का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। तो बीटा स्क्वायर प्लस 1 कट गया, अल्फा स्क्वायर क्या आ गया 4 बीटा। अब लोकस की इक्वेशन लिखना मैथमेटिकली का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो रिलेशन हम तैयार कर चुके हैं और हमेशा हम बोलते हैं इक्वेशन x और y की फॉर्म में आती है, तो अपन इसको x और y की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या है x कोऑर्डिनेट, तो उसको हम फाइनली x से रिप्लेस कर देंगे। बीटा क्या है y कोऑर्डिनेट, उसको हम y से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो ये आ गई इस पाथ की इक्वेशन जो हमने ऊपर लोकस डायग्राम बनाया था ना, विजुलाइज किया था, ये इसकी इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, अगर ये इक्वेशन पहचानना जानते हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, ये अपवर्ड पैराबोला तो होता है। तो देखोगे जो हमने डायग्राम बनाया था, विजुलाइज किया था, वो कुछ ऐसा पैराबोलिक सा पाथ बन रहा था। बिना इक्वेशन लिखे हम नहीं बोल सकते भाई पैराबोलिक पाथ था, कोई भी बात हो सकता था। तो मैथमेटिकल इक्वेशन देखकर ही हम बता पा रहे हैं कि ये पैराबोलिक पाथ था, अपवर्ड पैराबोला बन रहा था। इसका नाम सवाल ने एल रखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम सवाल ने एल रख दिया है।
अब सवाल कह रहा है कि भाई ये एल, जिसको हम बना लेते हैं, ये क्लियरली दिख रहा है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है फट पैराबोला, ठीक है। ये x²/4 है और एक लाइन है y=4, ठीक है, बना लेते हैं। y=4 तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये y=4 है, ठीक है, ये y=x²/4 है। तो ये दोनों मिलकर के जो एरिया बंद कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बाउंड्री बने हुए हैं, तो ऊपर से y=4 बनी हुई है, नीचे से पैराबोला बाउंड्री बना हुआ है, तो ये दोनों मिलकर के ये एरिया बाउंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री बने हुए हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के ये एरिया इंक्लोज करा रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं। मेरे को इसी की वैल्यू चाहिए, शेडेड रीजन की एरिया की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मेरे को ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन की मदद से ये एरिया निकालूंगा। तो बड़ा आसान सा काम बचा हुआ है अब फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल रहे हैं, तो हम दोनों कर्व्स को इक्वेट कर देते हैं। तो x²/4 कर देंगे, x² आ जाएगा 16 और x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 4 एंड -4। x की ये दो वैल्यूज़ का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। छोटी सी बात है, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, -4, y कोऑर्डिनेट तो 4 है ही, और क्योंकि y कोऑर्डिनेट 4 कैसे है ये देखो, ठीक है। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 4 और y कोऑर्डिनेट भी 4, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया बड़ा आसान होता है। तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट आएगी -4 ये, और अपर लिमिट आएगी, सॉरी ये +4 है, तो ये +4, ठीक है। अपर कर्व कौन है, ये अपर कर्व है, ये y=4, तो हम लिखेंगे 4 माइनस लोअर कर्व, ये लोअर कर्व है, पैराबोलाइज लोअर कर्व, तो वो x²/4 है इंटू dx, ठीक है। आई बात समझ। तो ये तो इवन फंक्शन है ही, जो कि अपने को ग्राफ में भी दिख रहा था, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है बिल्कुल। तो 0 to 4 भी कर सकते थे इस इंटीग्रेशन को हम। अब तो बहुत बेसिक सी इंटीग्रेशन है, 4 की बन गई 4x माइनस ये बन गई x³ 3 × 4 12, और 0 और 4 वैल्यूज़ डालनी बची हैं, तो 4 डालोगे तो बन जाएगा 16 - 64/12, और 0 डालोगे तो 0 आएगा, तो -0 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लिख देते हैं। अब तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन बची हुई है, ये बन जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 3, 16 आ गया कॉमन, 1 - 1/3 बन गया 32 × 2/3, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है भाई। ऑप्शन की मेरे को टेंशन नहीं है इतनी, तो स्क्वायर यूनिट्स वैसे लिख देते हैं, ठीक है। ये अपना आंसर आ चुका है, देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है। तो ऑप्शन अपने पास आ गई है ABCDC, ठीक है। तो C ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया हो कैसे इसको हमने अप्रोच किया, कैसे अटेम्प्ट किया स्टेप बाय स्टेप। इस स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रेंस में ये डायग्राम मत बनाना, कोई विजुअलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, विजुअल एड की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकली डिराइव करो लोकस की इक्वेशन, वो कैसे कंडीशन को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है वो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से पहले मैंने एक्स एक्सिस को टच करवाया, उससे मैंने रेडियस डिफाइन कर दिया इन टर्म्स ऑफ बीटा, और फिर उसको एक्सटर्नली टच कराया, एक्सटर्नली टच की कंडीशन लगा दी, उसको मैथमेटिकली हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से किया और सिंप्लीफिकेशन किया, और फाइनली इक्वेशन ऐसी आनी चाहिए जिसमें सिर्फ x और y हो, बाकी कॉन्स्टेंट्स हो, पैरामीटर नहीं आना चाहिए। खैर इस क्वेश्चन में तो पैरामीटर नाम की चीज़ ही नहीं थी, तो एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फाइनली अल्फ़ा बीटा को हमने x और y से रिप्लेस किया। कई बार हम HK लेते हैं, उसको x और y से रिप्लेस करते हैं, x1 y1 लेते हैं, xy से रिप्लेस करते हैं, वन एंड द सेम थिंग, सब एक ही बातें होती हैं, ठीक है। तो आई होप सारे स्टेप्स ढंग से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।